बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस हुकूमत को वारदाती हुकूमत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये वारदात ही डालते हैं, हर इदारे को अपनी वारदातों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पार्लियामेंट में वारदात डाली गई है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अजीबो गरीब काम किए जा रहे हैं। और आप देखें कि अब ऐसी कानून साजी की जा रही है कि जिससे क्रिमिनल्स को रिलीफ मिल सके, जो सजाई याफ्ता हैं, जिनको सजा हो चुकी सुप्रीम कोर्ट से, अब उनको रिलीफ मिल सके। ये सब कुछ हो रहा है इस पार्लियामेंट में। किस तरह की वारदातें डालते हैं कि फिर आप देखें कि इस मुल्क में आइन के खिलाफ और अवाम के खिलाफ क्या कुछ हो रहा होता है। और अपने लिए, यानी यहां पर लोग आटे की लाइनों में मर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? गरीब आदमी को रिलीफ के लिए नहीं हो रहा। यहां 1100 अरब रुपए की करप्शन की माफी के लिए वारदात डाली जाती है, पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी कर ली जाती है। अब जब देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करवाने की तरफ जा रही है, तो फिर माफिया एक्टिव हो जाता है और फिर अपने कारिंदे ढूंढता है मुख्तलिफ इदारों में। ढूंढने की भी क्या जरूरत, पहले ही बैठे होते हैं, बस फिर उनको फिर सामने लाना पड़ता है, एक्सपोज करना पड़ता है। यह जरूर होता है कि अब अवाम की नजरों में माफिया के लोग नंगे हो रहे होते हैं। पता लग रहा था, अच्छा यहां बैठा ये माफिया का बंदा है, यहां बैठा ये भी माफिया का है, ये पता लग रहा है, जो आइन के खिलाफ उठ रहा होता है, आइन के खिलाफ बोल रहा होता है। तो इसका हुकूमत को खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। ऐसे नहीं है कि जनाब सब सो रहे हैं। वुकला का इतना बड़ा तारीखी कन्वेंशन कभी नहीं हुआ जो अब लाहौर में हो रहा है, और उसमें नजर आ रहा है कि इस हुकूमत की नींदें उड़ने वाली हैं। अब हुकूमत के लिए एक और मामला यह सामने आया है कि एक बड़ा इस्तीफा आ गया है, और अब इस इस्तीफे की वजूहात भी बताई जा रही हैं, लेकिन इससे भी वारदात का पता लगता है कि कितनी वारदाती वाली सोच है। वारदात सोच, मैंने कहा ना, बस आपने इसको ज़हन में रखना है। वारदाती हुकूमत, ये वारदात डालते हैं। जिस तरह होता है ना, डाकू चोर रात का इंतजार करते हैं, किसी को देखते हैं कि कोई अकेला हो, तो ये भी मौके की तलाश में होते हैं कि कब हम वारदात डाल सकते हैं, किस वक्त। कोई आप देखें, इन्होंने कानून साजी करनी है, उसमें आपको कहीं ना कहीं बदनीयती नजर आ जाएगी। अभी ये कहने को सुप्रीम कोर्ट के लिए हो रहा है ना जी कि सू मोटो की पावर कम कर दी, बेंच बनाने की पावर कम कर दी। उसमें एक और वारदात जो डाली है वो भी मैं आपको बताता हूं। इरफान कादिर का बतौर मामले खुसूसी इस्तीफा मंजूर, और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। इरफान कादिर का वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी के तौर पर इस्तीफा मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने इरफान कादिर का बतौर मामले खुसूसी इस्तीफा मंजूर किया। इस्तीफे की मंजूरी का इतलाक फौरी तौर पर होगा। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता साल सितंबर में इरफान कादिर को मामले खुसूसी तैनात किया था। इरफान कादिर ने मामले खुसूसी एहतसाब और दाखिला के ओहदे से इस्तीफा दिया है। बतौर मामले खुसूसी इरफान कादिर का ओहदा विफाकी वजीर के बराबर था। अब ये इस्तीफा आ गया, बड़ा इस्तीफा आया है, क्योंकि इरफान कादिर साहब आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए, और वो पेश किसके लिए हुए? इलेक्शन कमीशन के लिए। सोचें जरा, ये वारदात कैसे डालते हैं मिलकर, यानी काबीना का हिस्सा है और विफाकी वजीर के ओहदे के बराबर वो यानी ओहदा एंजॉय कर रहा है, और वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश हो जाता है। सारे मिले हुए हैं ना, इसीलिए तो जनाब इलेक्शन कमीशन अब फंस गया आज सुप्रीम कोर्ट में, कि कहना पड़ा कि जी अगर सारे मान जाए, हुकूमत हमें मुआवनत दे दे, तो हम 30 अप्रैल को इलेक्शन करवा देते हैं। यहां फंस गए। फिर यहां भी फंस गए जब मंदू खेल साहब बार बार कह रहे थे कि जी वो तो 4-3 का फैसला है, वो फैसले पर आपने अमल दरामद कैसे कर दिया? तो इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ा जी 3-2 का ही था, इसलिए हमने अमल दरामद शुरू भी कर दिया था, शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया। फिर यह भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ कि जब सदर के साथ मुशावरत से 30 अप्रैल की तारीख आ गई पंजाब में, तो आप खुद से वापस कैसे ले सकते हैं? जो कुछ आपने बताया, इस पर क्या सदर को बताया गया? ये हालात जो आप बताए जा रहे हैं, ये तो ऐसे कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट और दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी दहशतगर्दी आप इलेक्शन नहीं करवा सकते, रकम का आप बहाना बना रहे हैं, तो फिर तो कभी भी इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। क्या आप 10 साल आगे ले जा सकते हैं? ये भी बात हुई नहीं जी, हम मुनासिब वक्त देखेंगे। 6 महीने आखिर क्यों है? या 8 अक्टूबर की तारीख आगे आखिर क्यों है? ये सवाल भी हुए हैं। अब ये इरफान कादिर का इस्तीफा देखें, ये भी वारदात है कि यहां से इस्तीफा देके वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से शायद पेश हो रहे हैं। तो क्योंकि ये बड़ा एग्रेसिवली बात करेंगे कि जी मैं ठीक है, मैं चला जाता हूं। आज भी अदालत में कहा जी मैं नहीं हो सकता पेश होती। वजीर होते हुए, काबीना कैसे होते आप देखें, पेश हो रहे हैं बतौर वकील, और वो भी अदालत के सामने, किसके लिए? इलेक्शन कमीशन के लिए। सोचें जरा। तो ये इनको जब मैं कहूंगा वारदातें डालनी पड़ती हैं, तो उसमें इनके लिए मसाइल होते हैं। अब होता यह ना कि आप छुप के वार कर रहे होते हैं, लेकिन फिर पकड़े भी जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिश, क्योंकि वाहिद इदारा सुप्रीम कोर्ट रह गया, बाकी सब इन्होंने माफिया के जरिए या अपने इनके माफिया के जो लोग बैठे हुए हैं जहां जहां, उसके जरिए सब काम ठीक है। अब वुकला पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है, और नजर आ रहा है कि वुकला अब डट जाएंगे, रुकने वाले नहीं है।
अच्छा, जस्टिस मंदोखेल साहब ने चूंकि कल कहा था कि हमारा अंदरूनी मामला है 4-3 या 3-2 वाला, तो इस पर आज जब उन्होंने कहा नहीं जी वो तो मैं वजाहत देना चाहता हूं, वो तो 4-3 ही है, लिहाजा वो तो डिसमिस है वो मामला सुओ मोटो का, तो ये तो जैसे अब केस ही नहीं सुनना चाहिए। और पता नहीं उनको क्या हो गया, फिर पहले बैठते ही ना इस बेंच में ना बैठते, तो कभी कुछ। इस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा जस्टिस मंदोखेल ने आज यू टर्न लिया और अपने बयान की अजीबोगरीब वजाहत दी। फवाद चौधरी ने कहा कि जस्टिस मंदोखेल ने आज यू टर्न लिया और अपने बयान की अजीबोगरीब वजाहत दी। इनको चाहिए था, ये मौक़िफ़ था तो बेंच में बैठने से माजरत कर लेते कि मैं ये बोझ नहीं उठा सकता, सुप्रीम कोर्ट के जज को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ये बात जनाब की है फवाद चौधरी ने। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ जो बड़ी अहम है मेरी नज़र में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने, इस्लामाबाद बार ने दाखिला ही बंद कर दिया है पुलिस का अदालतों में। आप इससे अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि पुलिस हद से बढ़ रही थी, कभी साफियों पर तशद्दुद, कभी वकला पर तशद्दुद, तो यूनानिमस करारदाद इस्लामाबाद बार में आई और उसमें कहा गया कि जी ये पुलिस को हमने दाखिल नहीं होने देना। और उसके बाद अब वीडियोस मंजर आम पर हैं कि वो पुलिस वालों को कहा जा रहा है कि आप आता अदालत से भी बाहर चले जाएं, कोई ना आए। तो ये अब बड़ी, मैं समझता हूँ आईजी ने बड़ी कमाई की है और इस हुकूमत ने बड़ी कमाई की है कि यहाँ तक हालात ले आए हैं। मगर अब इसका असर आप देखें कि वकला कन्वेंशन पर भी पड़ेगा कि अब अदालतों में जिस तरह से दाखिला ही बंद हो गया है पुलिस का। ये मैंने आपको ना वारदातें डालते हैं और वारदातें फिर पकड़ी जाती हैं, बस यही कुछ हो रहा है। इसके साथ आप देखिए चंद अहम तरीन जो मेरी नज़र में मामलात सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो यह कि जी आइन कहता है मुल्क में शफाफ इंतखाबात हों, सूबों में अलग इंतखाबात होंगे तो शफाफियत मुमकिन नहीं, एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा। क्या ज़िमनी इंतखाबात में निगरान हुकूमत को लगाया जाए? पंजाब में 20 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, क्या वो शफाफ नहीं थे? जस्टिस एजाजुल एहसन ने बड़ा वाज़े धोखा रख दिया। अच्छा, अब जो मैं वारदात की बात कर रहा हूँ, अमीर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, कहते हैं जी आज जो कानून साजी हुई है ना, जो पार्लियामेंट में की गई है, इस कानून साजी से नवाज शरीफ को भी अपील का हक मिल गया। पहले नैब कानून बदलकर अपने केसेस खत्म करवा लिए और अब अदालती इस्लाहात का जवाज बनाकर यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज समेत दीगर लोगों का भी भला कर दिया गया है। यह है आम पाकिस्तानी का दुख रखने वाली पार्लियामान। अच्छा जी, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक सवाल होता है वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से कि जी कल रात के बाद जो सूरत बन गई है, आप इंश्योर करेंगे कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट पर हमला नहीं होगा? तो इसका कोई जवाब नहीं उन्होंने दिया। जी मैं क्या कह सकता हूं, मैं कैसे गारंटी दे सकता हूं, अंदाजा लगाएं, क्योंकि ये लोग शामिल हैं पहले सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने पे। पहले बिल्कुल वारदात सामने डाली थी, आज छुप कर वारदात डाली है, सिर्फ फर्क ही है। अच्छा, अब आप देखें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी साहब का बयान, अदलिया पर हमला आवर हुआ जा रहा है, जजेस की तजलील की जा रही है। आर्टिकल 68 कहता है कि पार्लियामेंट में जजेस का कंडक्ट डिस्कस नहीं हो सकता, यहां जजेस की सरेआम तजहीक की जा रही है। अच्छा जी, अब यह भी मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन एक बार, अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स सुनिए। समाअत अब कल 11:30 बजे होगी, लेकिन जो रिमार्क्स हैं बड़े जबरदस्त हैं। इलेक्शन कमीशन एक भरपूर प्लान के साथ कल पेश हो, चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि भरपूर प्लान के साथ आप आए। और इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल मुकम्मल हुए आज, और अब चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अब कौन सी सरकार के वकील दलाइल देने आएंगे? छोटी सरकार और बड़ी सरकार के वकील इस पर कहके लग गए जी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन रास्ता नहीं ढूंढ सकता तो हम ढूंढेंगे। 1988 में भी अदालत के हुक्म पर इलेक्शन ताखीर से हुए थे। 2008 में हालात ऐसे थे कि किसी ने इंतखाबात मुलतवी करने पर एतराज नहीं किया। अल्लाह करे 2008 वाला वाकया दोबारा ना हो। यानी चीफ जस्टिस कह रहे हैं अगर नहीं इलेक्शन कमीशन रास्ता ढूंढ सकता तो फिर हम ढूंढेंगे। हमने इलेक्शन करवाने हैं, हमने आइन पर अमल दरामद करवाना है। हुकूमती मामलत मिल जाए तो 30 अप्रैल को इंतखाबात करा सकते हैं, वकील इलेक्शन कमीशन ने मान लिया। अब मामला है हुकूमती मामला का, इस पर भी चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है, फिर हम उनको बुला लेते हैं, हुकूमत के जो इदारे हैं जो आपके साथ ताउन नहीं कर रहे हैं उनको बुलाकर पूछ लेते हैं कि क्या मसला है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके कायल करना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने कहा आप आज ही अदालत को कायल कर लें। चीफ जस्टिस, 8 अक्टूबर कोई जादुई तारीख है जो इस दिन सब ठीक हो जाएगा? 8 अक्टूबर की जगह 8 सितंबर या 8 अगस्त क्यों नहीं हो सकती? चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। और अब ये सबको पता है कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट का इंतजार हो रहा है। मरीम साहबा ने भी ये बात कर दी है और वाज़ेह तौर पर कह दिया कि उसके बाद उनको पता है
कि उनको लगता है कि वो चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ताबिद दयाल साहब रुकावट बने हुए हैं, उन्हीं को काबू करने के लिए सारी कार्रवाइयाँ और वारदातें डाली जा रही हैं। अच्छा जी, एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए हैं, गवर्नर और सदर की दी गई तारीख इलेक्शन कमीशन कैसे तब्दील कर सकता है? आइन में वाज़ेह है कि पोलिंग की तारीख कौन देगा? इलेक्शन शेड्यूल पर अमल करने का फायदा हुआ जब आज फिर अदालत में खड़े हैं, क्या फायदा हो गया इससे? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, अगर सदर तारीख का ऐलान कर दे तो क्या इलेक्शन कमीशन इख्तियार इस्तेमाल करके इंतखाबात से इनकार कर सकता है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने पुराना शेड्यूल खत्म करके नया शेड्यूल जारी नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा, उन्होंने बताया नहीं कि अच्छा अब ये शेड्यूल कैंसिल है, अब नया शेड्यूल ये है कि यहां से शुरू होगा, सीधा ही 8 अक्टूबर पर ले गए। वो कानून बता दें जिसके मुताबिक सदर या गवर्नर की दी गई तारीख को तब्दील किया जा सके। जस्टिस एजाजुल एहसन, यहां बात ही खत्म हो गई है, कोई कानून ही मौजूद नहीं है कि जिससे तारीख को इस तरह से तब्दील किया जा सकता है, 6 महीने आगे ले जाए आप। इलेक्शन शेड्यूल की बजाय इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर को झंडा लगा दिया है। सेक्शन 58, सेक्शन 58 इलेक्शन कमीशन को तारीख बढ़ाने की इजाजत नहीं देता। जस्टिस मुनीब अख्तर, आप चाहते हैं अदालत 8 अक्टूबर की तारीख पर मोहर लगाए? चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ अपने हुक्म का दिफा कर रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल, अच्छा जमाल मंदोखेल साहब एक और तरफ चल रहे थे, बाकी जजेस बिल्कुल और तरफ थे, बाकी 4 जजेस, ये भी बार बार नजर आ रहा था। सदर को तजवीज़ करदा तारीख कमीशन की तारीख से मुताबिक नहीं रखती। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, सदर को फरवरी में होने वाले इजलासों से क्यों आगाह नहीं किया गया? जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जब मालूम था कि 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं हो सकते, तारीख तजवीज़ ही क्यों की गई? जब आपको पहले ही पता था तो फिर आपने 30 अप्रैल की तारीख क्यों दी और फिर उससे फिर भी गए? सब कुछ पहले पता था, किसी ने ताबन नहीं करना। आप ये कह रहे हैं कि अगर सिक्योरिटी और पैसे मिल जाए तो इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं? जस्टिस एजाजुल एहसन, जी बिल्कुल ऐसा है वकील इलेक्शन कमीशन, आपके दलाइल के मुताबिक आपको चीजें मिल जाए तो इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन, अब जब इरफान कादिर साहब आएंगे, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि अब वो उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आए, तो फिर बिल्कुल ही फिर और तरीका होगा, फिर और देखिएगा आप, ये जो ये आज वकील हैं कुछ और होंगे, ये डीलिंग टैक्टिक, और फिर मुझे लगता है कि काफी ज्यादा अग्रेसिव इरफान कादिर साहब मशहूर हैं, तो वो बहुत ज्यादा मतलब एक गुस्से में नजर आएंगे और कोशिश होगी कि जैसे जजेस से इस तरह से हो कि एक कन्फ्रंट करें और एक माहौल ही बिल्कुल और बन जाए। ये आप देखिएगा क्या होता है। सिर्फ पोलिंग दिन का नहीं, पूरा इलेक्शन प्रोग्राम मौखर किया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल तब्दील कर सकता है, तारीख नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन, इलेक्शन कमीशन ठोस वजूहात पर इलेक्शन प्रोग्राम वापस ले सकता है, वकील इलेक्शन कमीशन। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने एक ये भी बात की है आज की सूरत हाल पर, इतने हालात खराब हैं तो पुलिस बताए अब तक कितने दहशतगर्द उठाए हैं, क्योंकि सारे तो तहरीक इंसाफ के लोग उठाए जा रहे हैं। पंजाब में दहशतगर्दी के 5 वाकयात हुए, आखिरी वाकया इमरान खान पर कातलाना हमला था। चीफ जस्टिस उमर ताबिद दयाल, पाकिस्तान बहसीत रियासत एक नाकाम रियासत है, इलेक्शन नहीं करा सकते, हमारे पास $10 मिलियन नहीं है, हुकूमत ने अदलिया में यह मौके पेश किया जो काबिल मजम्मत है। फवाद चौधरी, इस किस्म के मुकदमात, अच्छा बहरहाल ये जनाब वो टेरियान के सामने आ गया, ये मैंने नोट किया हुआ था, इन आगे किसी वीडियो में हम इसकी भी बात करेंगे। क्या हमें कायल कर सकते हैं कि 8 अक्टूबर ही की तारीख क्यों रखी, 8 सितंबर और 8 अगस्त की तारीख क्यों नहीं दी जा सकती? जस्टिस उमर ताबिद दयाल, ये उनका सवाल था। अच्छा, एक और बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी अहम की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से सीनियर वकला और रिटायर्ड जज साहिबान की मुलाकात में 11 साबिक सेशन जज साहिबान और नामवर वकला शामिल हैं। दूसरे मरले में 297 साबिक जज साहिबान इमरान खान से मुलाकात करेंगे। अच्छा जी, सदर को फरवरी में होने वाले इजलासों से क्यों आगाह नहीं किया गया? जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं। और अच्छा, ये भी कहा जा रहा, रिपोर्ट हो रहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात मुलतवी करने के इख्तियारात पर सवाल उठा दिए। तो अब ये लग रहा है कि जितनी भी हुकूमत कोशिश कर ले इलेक्शन डिले करने की या दबाव डालने की सुप्रीम कोर्ट पर, मुझे लगता है कि ये हरबे कामयाब नहीं हो रहे। और आज भी बड़ी खबरें चली जनाब, सोशल मीडिया भरा पड़ा था कि कोई ऑडियो वीडियोस फिर से आ रही हैं, ये खेल खेला जाने लगा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ताबिद दयाल साहब ने अगर जो लाइन कही जा रही है वो ना ली तो जलसे में जनाब उनकी ऑडियो वीडियोस चलाई जाएंगी और ये सब कुछ किया जाएगा। लेकिन लगता नहीं है कि चीफ जस्टिस किसी भी दबाव या धमकी में आ रहे हैं, और अब तो वकला की ताकत भी उनके साथ मिलती नजर आ रही है। और पाकिस्तान में इतना बड़ा कन्वेंशन इस तरह का नहीं हुआ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे, या उस जो आगे वीडियोज़ में हमने बनानी है उनमें उसके हवाले से बात करें कि वो कितना अहम है और उसमें क्या कुछ हुआ है और उससे किस तरह से मामलात फिर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।